Hello. Hello everyone. Fourth standard students. Sumitra madam speaking here from Universal Public School Aurat Shahajani. And today we are going to learn our next chapter, 10th, and the chapter name is Our Water Resources. What is the chapter name? Our Water Resources. Then first of all we see what is the meaning of this chapter. वाटर रिसोर्सेस मीन्स पानी संसाधन जिसे हम कहते हैं. वाटर रिसोर्सेस का अर्थ क्या है? पानी संसाधन. ठीक है. पानी संसाधन मीन्स पानी एक स्टोरेज के रूप में है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही उपयुक्त घटक है जिसकी हमें विवेकतापूर्ण से वापर करना है. ठीक है. तो चलिए आज देखते हैं कि इस पानी संसाधन लेसन में किस प्रकार से इसका महत्व अपने लाइफ में जीवन में है, किस प्रकार से इस पानी का उपयोग किया जाता है एंड कौन से पर्पस अर्थात उद्देश्य से पानी को स्टोर या सेव किया जाता है, हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं. Then see, in this lesson we will learn about the main sources of water. पानी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, पानी हमें कहाँ से मिलता है आदि स्थलों के बारे में हम जान लेंगे. After that, the main sources of irrigation. Main sources of irrigation. Irrigation means सिंचाई जिसे हम कहते हैं, सिंचाई या सिंचन भी कह सकते हैं. सिंचित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं उस कंसेप्ट को इरिगेशन कहते हैं. देन द मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मीन्स सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन से हैं एंड वेरियस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. भारत देश में जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, मल्टीपर्पजेस प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय प्रकल्प जिसे हम कह सकते हैं, आदि प्रकल्पों के बारे में, आदि परियोजनाओं के बारे में आज हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं. ठीक है. देन वी विल go ahead now through our chapter and we will start the chapter now line by line or sentence to sentence explanation now. तो चलिए देखते हैं importance of water. Now we will study about the importance of water. पानी का महत्व क्या है. आप सभी लोग जानते हैं पानी अपने लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है ना. आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर. हमारा जो जीवन है पूरी तरह से पानी पे डिपेंड है, विलंबित है, निर्भर है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग एटसेट्रा. ओके. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग एटसेट्रा. आपको पता है पानी हमें पीने के लिए लगता है, पानी खाना पकाने के लिए लगता है, क्लीन करने के लिए लगता है,
कपड़े वॉश करने के लिए लगता है, बाथ करने के लिए लगता है, स्नान करने के लिए, आदि सभी चीज़ों के लिए हमें डेली, नित्य दिन अपने जीवन में यह नित्य कर्म करने के लिए पानी लगता ही है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स जो रहते हैं अपने फसलें, फसल उगाने के लिए, फसल को बढ़ने के लिए भी पानी लगता है। एनिमल्स टू नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग ऑल्सो। एनिमल्स को भी पानी पीने के लिए, बात करने के लिए लगता है, क्या नहीं लगता? लगता है, ठीक है। About 3/4 of surface of land is covered with water in the form of oceans, rivers and lakes. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने अब तक के चैप्टर में यह पढ़ भी लिया है कि अपने पृथ्वी पर, अपने प्लैनेट पे, अपनी इंडिया में, पृथ्वी के सरफेस पे कितना पानी है एंड कितना जमीन का हिस्सा है। हाँ, 71% of water and 29% of the earth surface is land, है ना? ओके, देन अबाउट 3/4 ऑफ सरफेस, 71% मीन्स कितना हुआ? 3/4 सरफेस, मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्से तो क्या है? पानी ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ वाटर। तो अपनी जो भूमि है पृथ्वी की, उसमें से 3/4 मतलब 4 हिस्सों में से, मतलब कंप्लीट 1 से 3 हिस्से क्या है? पूरा पानी है। एंड ओनली एक ही हिस्सा क्या है? लैंड है ना? समझो, अगर अपनी पृथ्वी के 4 हिस्से करते हैं तो उन चारों में से 3 हिस्से पानी है एंड एक हिस्सा जो रिमेनिंग रहता है वह ओनली लैंड है। इतना पानी है, बट वो पानी कहाँ से हमें दिखाई देता है? कहाँ पर है इतना पानी स्टोरेज करके पृथ्वी पे? कौन कौन सी बॉडी वाटर्स हैं अपनी पृथ्वी में? हमने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में, है ना? तो वह बॉडी वाटर्स है ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स। आदि बॉडी वाटर्स में पानी स्टोर है अपनी पृथ्वी पे। देन yet we find that there is scarcity of water because water of seas and oceans is not fit for drinking. इतना पानी होने के बाद भी फिर भी हमें पानी की स्कैरसिटी है, कमी है, टंचाई जिसे हम कहते हैं। क्यों? Why this is? इतना पानी अगर अपनी पृथ्वी पे है फिर भी हमें पानी की कमी पड़ती है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बिहाइंड इट? क्या कारण है इसके पीछे? हाँ, तो बिकॉज सीज एंड ओशियंस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये जो सीज है, समुद्र, ओशियंस, महासागर जिसे हम कहते हैं, इनमें जो पानी स्टोर्ड है वह पानी पीने के लायक नहीं रहता है ना? यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो कैसा रहता है पानी? इस वाटर बॉडीज में जो स्टोर रहता है वह साल्टी रहता है, नमकीन, तो हम उसे पी नहीं सकते हैं। मनुष्य के लिए पीने के लायक वह पानी नहीं रहता है, इसीलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। एंड इसीलिए जो भी पानी अपने लिए लायक है, फिट है, वह पानी कम मात्रा में है, इसीलिए हमें पानी की कमी महसूस होती है। The main source of water is rain, but the rains come only for 2-3 months in a year. जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि पानी का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वह है रेन, बारिश। जब तक बारिश नहीं आती तब तक धरती पे पानी नहीं दिखाई देता, है ना? रेन होगी तभी हम पानी को देख पाएंगे। एंड इतना रेनी सीजन है अपनी पृथ्वी पे, कितना है? ओनली 2 to 3 months। पूरे 12 मंथ्स में से कितने मंथ्स पानी आता है? रेन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने रेनी सीजन रहता है। तो उस पानी से हमारी जो ज़रूरतें हैं वह पूरी नहीं होती है ना? क्यों? तो पानी की मात्रा पे निर्भर रहता है वो। सभी जो सोर्स है, मुख्य जो स्रोत है पानी के,
जहाँ जहाँ पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड वहाँ से हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे स्रोत कब बढ़ते हैं? जब रेन बढ़ेगी तो वह उनका स्टोरेज बढ़ेगा, सोर्सेस का, उसमें पानी जमा हो जाएगा अधिक। बट समटाइम्स इट डज नॉट रेन इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सम एरियाज रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। बट कभी कभार ऐसा होता है कि एक तो 2 या 3 महीने साल भर में बारिश होती है, उनमें से भी कभी कभार रेन तो होता ही नहीं है। इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन में भी कभी बारिश नहीं होती है, ऐसा भी सीजन चला जाता है। एंड कुछ एरियाज में तो ऐसा होता है कि बहुत ही कम मात्रा में रेन होता है, जैसे कि राजस्थान है, ठीक है। डेजर्ट एरिया में देखते हैं तो ऐसी कंडीशन हमें दिखाई देती है। तो इन चीज़ों की वजह से, आदि कारणों की वजह से अपनी पृथ्वी पर पानी की कमी महसूस होती है। एंड इसीलिए हमें पानी का महत्व जानना चाहिए, पानी का रक्षा करना चाहिए, हमें पानी को बचाव करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ अपना इस प्रकार का इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट्स इज सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मीन्स सिंचाई स्रोत, सिंचाई के स्रोत, मतलब ये सिंचाई कैसे करते हैं, कहाँ से, किस प्रकार से। टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस on rain, we need irrigation facilities. India has the largest irrigation system in the world. ओके हम पानी पे या सिंचन क्षेत्र पे किस प्रकार से डिपेंड है? बारिश पे डिपेंड है हम, है ना। बारिश होती है तभी हम कुछ खेती के काम, दूसरा कुछ पानी का उपयोग कर सकते हैं। बट जब तक बारिश है तब तक ये पॉसिबल हो जाता है। जब बारिश का सीजन फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद भी तो पानी लगता है ना, तब क्या करें? इसीलिए यह इरिगेशन सोर्स है, मतलब सिंचाई स्रोत जिसे हम कहते हैं। बारिश का मौसम चले जाने के बाद भी हम पानी का यूज़ करें, इस्तेमाल करें, एंड पानी से कुछ फसलें निकालें, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स कर सके, दूसरे काम कर सके जो अपने लिए लाभदायक हो, ऐसे कामों के लिए यह इरिगेशन बनाया गया है। उसे सिंचन क्षेत्र या सिंचाई क्षेत्र कहते हैं। तो यह जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, उनका लाभ लेने से हमारा जो रेन पे निर्भर रहने का पद्धत है वह कम हो जाती है, एंड वही कम करने के लिए हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अपनाते हैं। देन द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत देश में सबसे बड़ी इरिगेशन सिस्टम है, सिंचन पद्धत जिसे हम कहते हैं, वह भारत ने अवलंब किया है। देन द 3 मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अपने भारत देश में कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम है, कौन कौन से इरिगेशन के सोर्सेस है, किस प्रकार के, तो वह है 3, एंड विच आर द नाउ वी विल सी। कैनल्स, वेल्स एंड टैंक्स। कैनल्स मीन्स नहर बांधना, वेल्स मीन्स कुआं, एंड टैंक्स मीन्स तालाब। यह 3 सोर्सेस के द्वारा भारत देश में इरिगेशन फैसिलिटीज़ फैलाई गई है, एंड इरिगेशन सिस्टम को अवलंबित करके अधिकाधिक मात्रा में अच्छी फसलें उगाने का, अच्छी कृषि करने का निर्णय अपने शासन ने लिया है। देन these सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में, यह जो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है वह सप्लाई वाटर टू फील्ड्स इन विलेजेस एंड टू द सिटीज। यह क्या करते हैं? सिटी में एंड विलेजेस में दोनों तरफ पानी सप्लाई करते हैं। इन विंटर्स व्हेन विंटर क्रॉप्स नीड वाटर, these facilities are well utilized.
यह फैसिलिटी का उपयोग हम कब करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विंटर सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में तो हम ऊपर से जो बारिश होती है उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। आफ्टर दैट रेनी सीजन जब चला जाता है तो विंटर सीजन में बारिश नहीं होती है, तब उस मौसम में हम इस फैसिलिटी का उपयोग करते हैं एंड फसलें उगाने के लिए उन्हें पानी भी देते हैं इस इरिगेशन सिस्टम के द्वारा, अच्छे आए इसलिए। देन दिस फैसिलिटीज आर यूज्ड वेल यूटिलाइज्ड इन द विंटर सीजन, मतलब विंटर सीजन में हमें अधिक उपयुक्त ठहरती है। प्लेसेस विथ स्कैंटी रेनफॉल also रिसीव अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम इरिगेशन सिस्टम। ऐसे भी प्लेस रहते हैं जहाँ पे अपर्याप्त बारिश होती है, मतलब कम मात्रा में बारिश होती है, तो ऐसे एरिया में लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम इरिगेशन सिस्टम। तो इस प्रकार की इरिगेशन सिस्टम अधिक उपयुक्त होती है, बहुत ही मददपूर्ण रहती है जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ। Then we will see the sources of irrigation, and the first source of irrigation is canals. Canals are man-made channels. They are dug to divert water from the rivers or dams to the fields. Canals क्या है? Man-made channels है, मनुष्य द्वारा बनाए गए यह कैनल्स है, एंड दे डग टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर्स और डैम्स टू द फील्ड। एंड यह ज़मीन को खोद कर दूसरी तरफ लिए जाते हैं, मतलब एक राह से दूसरी राह पर मोड़ लेते हैं, एंड जिधर हमें पानी चाहिए उधर लेके जाते हैं। ऐसे कैनल्स रहते हैं। रिवर से बनाते हैं, रिवर हो या डैम हो, नज़दीक अगर कोई रिवर है, डैम है, तो उन रिवर से या डैम से दूसरी तरफ पानी ले जाने का काम यह कैनल करता है। Then see, this is the picture of canal. Canals are man-made channels. They are dug to divert water from the rivers or dams to the fields. नदी तथा डैम से यह कैनल्स निकाले जाते हैं, एंड जिस फील्ड को पानी की ज़रूरत है उस फील्ड तक लेके जाने का काम यह कैनल करता है। कैनल में पानी हम लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, लॉन्ग टाइम तक। Then the another source of irrigation, that is the wells or tube wells. दूसरा जो इरिगेशन का सोर्स है वह है वेल्स, ट्यूब वेल्स। वेल्स मतलब कुआं, ट्यूब वेल्स मतलब नलकूप जिसे हम कहते हैं, या कूप नलिकाएं। कुआं मीन्स बॉडी वेल, एंड ट्यूब वेल्स मीन्स बोर भी जिसे हम कहते हैं। In some areas where underground water is easily available, wells have been dug. मतलब जब ये कुआं हम बनाते हैं तो कहाँ पर बनाते हैं, कहाँ पे बना सकते हैं ऐसा कुआं? उसी एरिया में जहाँ अंडरग्राउंड वाटर हो, वहाँ पे हम कुआं बनाते हैं, तैयार करते हैं। But many wells have persons wheels rahat that are used to draw water. बट कई सारे कुओं पे क्या रहता है, पहिया रहता है, जिसे हम पहिया वाले चक्र, व्हील जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसे हम राहट भी बोलते हैं, राहट रहता है। उस राहट को पकड़ के पानी का घड़ा खींच के ऊपर लाया जा सकता है। राहट के द्वारा ही पानी अंदर से ऊपर निकाला जाता है, उसे कहते हैं पहिया चक्र। वह कुओं पे बिठाए हुए रहते हैं ताकि हम पानी आसानी से बाहर निकाल सके, एंड दैट आर यूज्ड टू ड्रॉ वाटर। ट्यूबवेल्स नीड मोटर पंप्स टू रेज अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। कुएं से हम हाथों से अपने या फिर वह राहट के द्वारा पानी निकाल सकते हैं, चाहे हम ऑक्स का यूज़ करते हैं या मनुष्य बल लगा कर निकाल सकते हैं। बट ट्यूबवेल्स का वैसा नहीं रहता है। कूप नल से या कूप नलिका से अर्थात नलकूप से पानी अगर ऊपर लाना है तो उसके लिए पंप्स लगते हैं, मोटर लगती है। जब हम मोटर का बटन ऑन करते हैं तभी पानी ज़मीन से ऊपर निकलता है, बाहर आता है। सी दिस इज़ द वेल, कुआं, जहाँ पे मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, मतलब ये फिट किया हुआ आयरन का भी ये कुछ व्हील नहीं है यहाँ पर, और निराहट है जिसके द्वारा यहाँ पर लोग पानी निकाल सकते हैं। एंड दिस इज द ट्यूबवेल।
है ना। ये जो नलकूप दिख रहा है आपको, मोटर के द्वारा इसका पानी बाहर निकालकर खेतों की इस प्रकार से सप्लाई किया जा सकता है, एंड इस प्रकार से हम खेती कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट थर्ड सोर्स, दैट इज टैंक्स. Tanks store rainwater. This water is used in areas where wells cannot be constructed because of the rocky terrain. टैंक्स ऐसा रेन वाटर का स्टोर है, मतलब तालाब जिसे हम कहते हैं. इट इज़ यूज्ड एरियाज वेयर वेल्स कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड. जहाँ पर हम वेल नहीं बना सकते हैं, कुएँ नहीं बना सकते हैं, उस एरिया में यह तालाब बनाते हैं. क्यों? तो वहाँ पर रॉकी टेरेन रहता है, मतलब जो भूखंड रहता है, जो इलाका, भूमि का जो एरिया है वहाँ का कैसे रहता है, बहुत ही रॉकी, मजबूत चट्टान वाला रहता है. इसलिए वहाँ पे हम कुएँ नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पर तालाब बना देते हैं. ठीक है, उस प्रकार से तालाब में पानी स्टोर हो जाता है. पीपल पुलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. देख लीजिएगा यहाँ इस पिक्चर में भी पीपल पानी वेल से पानी खींच रहे हैं, कुएं से पानी निकालकर अपने पशुओं को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. नाउ डैम्स. डैम्स मीन्स बांध जिसे हम कहते हैं. A dam is a barrier that is built across a river in order to stop the water from flowing. डैम भी यह एक क्या है, वाटर सोर्स है बड़ा. इन बांधों के द्वारा हम पानी रुका सकते हैं. कैसे? देखो, डैम मतलब एक अवरोध, बंद, रोक डाला जाता है इस बांध के द्वारा पानी पर. दैट इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर. वहाँ कहाँ पर बंधे जाते हैं? नदी पे, है ना. इन ऑर्डर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग. नदी में जब अगर बहुत बड़ी बारिश होती है तो पानी बहुत जमा हो जाता है, एंड नदी का पानी साइड वाले विलेज में ना फैल जाए, फ्लड ना आए, इसलिए आगे बढ़ने वाला पानी कहीं पर उस पर रोक लगाई जाती है डैम के द्वारा, एंड उस पर कंट्रोल किया जाता है पानी के फ्लो पर. इट हेल्प्स टू कंट्रोल फ्लड्स एज दे हैव गेट्स विच कैन बी ओपन्ड और क्लोज्ड. एंड वह पानी का, नदी को अगर फ्लड आने की शक्यता रहती है, पॉसिबिलिटी है, तो उसको कंट्रोल कर सकता है. एंड दे हैव गेट विच कैन बी ओपन और क्लोज. एंड डैम्स को गेट भी बनाए हुए रहते हैं, जो कि हम जब ज़रूरत पड़े तब हम उसे ओपन कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं. The water stopped by the dam forms a lake, and water from this man-made lake is supplied to fields via canals. जो भी वाटर जमा होता है डैम्स में, एंड एक लेक तैयार करता है डैम से, तो वाटर वह फ्रॉम दिस मैन-मेड लेक इज सप्लाइड. मतलब जब यह जो डैम रहते हैं, बड़े बड़े बांध रहते हैं, उन बांधों से जो पानी थोड़ा सा बाजू में रुका हुआ रहता है, मतलब हम बांधते हैं तो पानी रुकता है वहाँ पे, उस पानी की रुकावट से जो पानी स्टोर बनता है, वह पानी से फिर से एक मैनमेड लेक सप्लाई करते हैं. मतलब मनुष्य द्वारा एक छोटा सा लेक बनाया जाता है, उस पानी को रुका के साइड के फील्ड में जाता है, तो अपने आप एक लेक जैसा बन जाता है. तो उस लेक का हम बाद में यूज़ करते हैं, किस लिए? तो फील्ड्स वाया कैनल्स, मतलब खेतों में नहरें बना के, कैनल्स बना के पानी सप्लाई करने की कोशिश करते हैं. डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट यूजेस. डैम्स को ही हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, जिनके द्वारा हम अधिक सारे उपयोग कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं. वाटर फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स ऑफ अ डैम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. एंड ऐसे डैम जब बनाते हैं तो इन डैम से गिरता हुआ जो पानी रहता है ऊंचाई से, वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. मतलब जब पानी जोर से ऊंचाई से ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें एक गति निर्माण हो जाती है, एंड उसके द्वारा हम
पन बिजली निर्माण कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पन बिजली, पानी से बिजली निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम डैम्स को बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं। मतलब कई सारे उद्देश्य जो है हम इससे सफल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। Our country has built many dams since we got independence। मतलब अपने कंट्री ने क्या कर दिया है, बहुत सारे डैम्स बंधे हैं अलग अलग रिवर पे, अलग अलग जगहों पे। तो उसी की माध्यम से हमने क्या पाया है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस पाया है कि बाबा अपने अपने देश में कुछ कृषि अच्छी प्रकार से करके अपनी जो ज़रूरतें हैं वह हम खुद पूरी करने लगे हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड दीज डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड ऐसे डैम्स को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब अपने भारत के सबसे पहले पंत प्रधान जी ने उस टाइम यह कह दिया है इन डैम्स के बारे में कि यह जो डैम्स है वह टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत के वही मंदिर है, एंड जिसकी वजह से हम अपना देश डेवलप कर सकते हैं। जब यह सबसे पहला भाखरा नांगल डैम बंधा रहे थे, उसी समय इन्होंने यह प्रोजेक्ट करके यह डैम्स भी बनाए हैं। तो उनका कहना है कि यही टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, भाखरा नांगल डैम। सो सी दिस इज द भाखरा नांगल डैम सीन। यहाँ से आप देख रहे हैं इस डैम से पानी गिर रहा है। नाउ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स मीन्स बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं अपने भारत देश ने लागू की है वह हम देखते हैं। द मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। तो इस प्रकार से आगे वाले जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वह पर्पजेस मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं। नाउ वी विल सी वन बाय वन। द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, सबसे पहला एंड बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वह है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो सबसे ऊंचा डैम है तो वह है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। एंड इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। कौन सी नदी पे बंधा हुआ है ये, सतलज नदी पे। द लेक क्रिएटेड बाय दिस डैम इज कॉल्ड गोविंद सागर लेक। एंड इसी डैम से जो दूसरा एक लेक निर्माण किया गया है छोटा सा, उसका नाम है गोविंद सागर लेक। छोटा सा मतलब वो भी बहुत बड़ा है। ऑलरेडी डैम इतना बड़ा है कि उससे फिर ये पानी से बना हुआ बाजू में लेक है, वह है गोविंद सागर लेक। इट प्रोवाइड्स वाटर टू मोर देन 14 lakhs हेक्टर्स ऑफ लैंड इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। यह जो गोविंद सागर लेक बना हुआ है बाद में इस भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से, उस लेक से कौन से स्टेट में पानी मिलता है, कितनी हेक्टर जमीन भीगती है, 14 लाख हेक्टर। कहाँ, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में इतनी ज़मीन इस पानी से लाभ लेती है, मुआवजा लेती है गोविंद सागर लेक से। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। मतलब इन चारों स्टेट को वह बिजली सप्लाई करने का काम भी यह गोविंद सागर लेक करता है। नेक्स्ट हीराकुड डैम, अगला डैम है हीराकुड डैम, हीराकुड बांध जिसे हम कहते हैं। इट इज़ बिल्ट ऑन रिवर महानदी, इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। यह कौन सी नदी पे बंधा गया है, महानदी पे। एंड यह जो डैम है वह सबसे लॉन्गेस्ट है भारत देश में। इट इरिगेट्स द लैंड इन उड़ीसा एंड सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी। यह जो हीराकुड डैम है वह कहाँ की भूमि इरिगेट करता है, सिंचित करता है, उड़ीसा एंड सप्लाइज की। मतलब ये उड़ीसा स्टेट में ही है यह महानदी पे बंधा हुआ हीराकुड डैम। एंड यह उड़ीसा की भूमि को सिंचित करता है एंड वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर देता है। तो इसके आगे है द दामोदर वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। First of all, we will see this the Govind Sagar lake. You are watching this Govind Sagar lake.
विच इज 4 स्टेट के लिए यूजफुल रहा है. एंड द हीराकुड डैम, सी दिस इज द हीराकुड डैम, महानदी पे बना हुआ था. एंड नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में. दामोदर वैली प्रोजेक्ट देख लीजिएगा. दामोदर वैली में यह मैथन डैम है, दिख रहा है आपको. दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन रिवर दामोदर इरिगेट्स द लैंड इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल. यह जो वैली प्रोजेक्ट है दामोदर की, वह कौन सी नदी पे है? बिहार एंड वेस्ट बंगाल स्टेट में दामोदर नदी पे ही है. हाँ, यह क्या इरिगेट्स करता है? देखो कहाँ पर. रिवर दामोदर वॉज अर्लियर कॉल्ड द सर ऑफ बंगाल. यह वेस्ट बंगाल एंड बिहार के प्रदेश को, फील्ड को इरिगेट तो करता है, सिंचित तो करता है. उस फील्ड को पानी सप्लाई करके वहाँ पे खेती अच्छी प्रमाण से की जाती है. बट दामोदर का एक अभिशाप है, जो कि इस नदी को सर ऑफ बंगाल कहा जाता है. मतलब बंगाल का शोक, इस नाम से इस नदी को पहचानते हैं, इस प्रोजेक्ट को. क्यों? तो हमेशा इस नदी को बाढ़ ही आते हैं, ऐसा कहते हैं. एंड ये सही है. दामोदर रिवर जो है हमेशा फ्लड्स आते हैं, एंड उस फ्लड्स की वजह से आजू बाजू के लोगों का जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है, नष्ट हो रहा है. इस फ्लड की वजह से बहुत सारी समस्याओं से वहाँ के लोगों को सामना करना पड़ रहा है. एंड इसीलिए वह बार बार आते हैं वहाँ पे फ्लड. एक दो बार नहीं, बल्कि ऊपर ही ऊपर थोड़े थोड़े दिनों में हमेशा इस नदी को फ्लड आता रहता है. इसीलिए इस नदी को बंगाल का शोक कहा गया है. एंड ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया. अब देखते हैं तुंगभद्रा प्रोजेक्ट. ये तुंगभद्रा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ऑन रिवर तुंगभद्रा हैज़ 3 कैनल्स विच हेल्प टू इरिगेट लैंड इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका. तुंगभद्रा जो प्रोजेक्ट है वह आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक स्टेट में है. कौन सी नदी पे है? यह तुंगभद्रा नदी पे है. हैज़ 3 कैनल्स विच हेल्प टू इरिगेट. और इसके तुंगभद्रा प्रोजेक्ट के 3 कैनल्स है जो कि सिंचन में मदद करते हैं. तो ये है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट. दिस इज अ गुड लुकिंग पिक्चर. एंड नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान. हमने पहले भी देख लिया है कि यह इंदिरा गांधी कैनल राजस्थान में है. एंड इट हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइड इट्स यूटिलिटी. उसने उसकी उपयोगिता लोगों को सप्लाई भी की है. अ लार्ज विट फार्म नियर सूरतगढ़ हैज़ कम अप विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही विट फार्म तैयार किया है सूरतगढ़ के नज़दीक, एंड जिसकी वह उपयुक्तता सप्लाई भी कर चुका है. This is the picture of Indira Gandhi Canal. You are looking here. Just watch. And let's go ahead the सरदार सरोवर डैम. अब हम चलते हैं सरदार सरोवर डैम की तरफ. देखते हैं इस प्रोजेक्ट से क्या पाया है हमने. Is built across river नर्मदा to provide water to the dry areas of गुजरात एंड मध्य प्रदेश. इस सरोवर के द्वारा मध्य प्रदेश एंड गुजरात को पानी सप्लाई किया गया है नर्मदा नदी पर. कौन सा नदी पर है यह सरोवर? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर. सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इस सरोवर को नाम दिया गया है. सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही सपना था जब वे थे तब, भारत देश स्वतंत्र होने से पहले, कि यहाँ पर यह भारत का अच्छा सा सिंचन क्षेत्र बनाए, कुछ प्रोजेक्ट बनाए. यह उनका सपना था, एंड वह सपना बाद में मोदी जी ने पूरा किया है. तो इट्स प्रोवाइड वाटर टू द ड्राई एरियाज ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश. गुजरात एंड मध्य प्रदेश का जो भी सूखा ड्राई एरिया है वहाँ पे पानी सप्लाई करने का काम इस सरोवर डैम का है. Objections have been raised against such multipurpose projects as they tend to destroy many villages.
जब भी ये सरोवर बनाए जा रहे थे तब बहुत सारे ऑब्जेक्शंस इसके अगेंस्ट में आए थे, फिर भी यह डैम्स बनाने का काम पूरा कर दिया गया। बहुत सारे विलेजेस मेनी अ टाइम, क्यों? तो यह जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो इसकी वजह से पानी को रोक दिया जाएगा, तो यह पानी फिर भी रोक नहीं पाएगा, बहुत सारा पानी यहाँ पे जम जाता है, तो लोगों का जीवन, विलेजेस जो है वह डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, एंड यह डिस्ट्रॉय करने का ही परिचय देता है। इसीलिए इस डैम को नहीं बनना है, ऐसा लोगों का कहना था। एंड डैम्स ऑल्सो कॉज डिस्ट्रक्शन, यह विनाश का कारण हो सकते हैं, ऐसा समझ के लोगों ने यहाँ पर अपोज भी किया था, इस काम को रुकाने की कोशिश की थी। बट रीच फार्मलैंड एंड फॉरेस्ट एरियाज, लोगों के जीवन के साथ साथ वहाँ पे जो भी फार्मलैंड है, जो भी अच्छी खेती वाली ज़मीन है कुछ करने लायक, एंड जो फॉरेस्ट का एरिया है वह भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, विनाश हो सकता है, नष्ट हो सकता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर मना कर रहे थे। बट द प्रोजेक्ट्स लाइक, हाँ, तो इस प्रकार का यह सरदार सरोवर डैम है, जो कि भारत का दूसरा बड़ा डैम है। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह सपना था, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है इस सरदार सरोवर डैम के जरिए। सी दिस इज द सरदार सरोवर डैम, बहुत ही बड़ा दिख रहा है आपको। नाउ द थेरी डैम प्रोजेक्ट, यह भी एक प्रोजेक्ट है। ये थेरी डैम प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड वेयर बीइंग अपोज्ड फॉर दिस रीजन, उत्तराखंड में यह प्रोजेक्ट है। यहाँ भी आफ्टर बीइंग कंप्लीटेड इसको भी कुछ अपोज किया गया था, बट कंप्लीट हो जाने के बाद दिस इज़ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड स्टेट को बिजली भी इसने सप्लाई की एंड वाटर भी सप्लाई किया। दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली को एंड उत्तर प्रदेश को भी इस प्रोजेक्ट्स के द्वारा पानी मिल जाता है। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ थेरी डैम प्रोजेक्ट, जो कि अब हमें ऊंचाई दिखाई देता है, इसकी हाइट है। तो ये हुआ अब तक मल्टीपर्पजेस प्रोजेक्ट के बारे में देख लिया हमने। अब देखते हैं थोड़ा सा पोल्यूशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का पोल्यूशन किस प्रकार से होता है हम लोगों के द्वारा। वाटर इज़ अ वेरी प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स, वाटर तो सबसे कीमती नैसर्गिक संसाधन है, यह हम जानते हैं, फिर भी क्या होता है देख लिए, बट वी टेंड टू पोल्यूट इट, यह सब कुछ जानते हुए भी हम उसे पोल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, है ना। तो वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स, थ्रोइंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर्स, बाथिंग ऑफ एनिमल्स एटसेट्रा आदि कारणों की वजह से हम अपना नदी का पानी पोल्यूट कर देते हैं, जहाँ भी स्टोरेज है वहाँ का पानी हम प्रदूषित कर देते हैं। इंडस्ट्रियल का जो खराब सामान है वह पानी में फेंक देते हैं, खराब पानी फेंक देते हैं, कपड़े धोते हैं लोग, एनिमल्स को धोते हैं, और कुछ कामों की वजह से हम वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। बट प्रीसियस मराइन लाइफ इज किल्ड ड्यू टू द सम ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य के ऐसी कुछ एक्टिविटीज के जरिए द्वारा, मतलब वजह से, जो भी सबसे कीमती मराइन लाइफ है, मतलब समुद्री जीवन है, पानी में रहने वाले जो जीवन है, सजीव है, उनका जो जीवन है वह नष्ट होते जा रहा है। क्यों? तो अपनी ऐसी गलत हरकतों की वजह से। इवन द प्यूरिफाइंग प्रोसेस कैन नॉट सप्लाई अस विथ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब इवन जब हम प्यूरिफाई प्रोसेस भी अपनाते हैं पानी को प्यूरिफाई करने की, तो भी यह पानी प्योर नहीं सप्लाई कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्यों? तो हम ऐसे गंदे हरकतें करते हैं ना पानी में, इसलिए पानी हमें सप्लाई नहीं होता प्योर। इफ आवर वाटर सोर्सेस आर पोल्यूटेड दिस वे, हाँ, अगर हम ऐसे ही अपने तरीके से अपने हाथों से वाटर को पोल्यूटेड करते रहेंगे तो हम अपना पानी प्योर करके भी प्योर नहीं पा सकेंगे, है ना, पीने के लिए। And the deforestation, overuse of precious resources and increase in pollution is responsible for water scarcity. And जो दूसरा कारण है वह है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई करना, झाड़ों को तोड़ना,
झाड़ों को तोड़कर उसका अधिक यूज करते हैं, तो वह भी एक कीमती संसाधन है। वृक्ष, वह भी एक कारण है पानी को पोल्यूशन करने का, वन कटाई करने का। मतलब ट्रीज है तो पानी आएगा, पानी आएगा तो स्टोर बढ़ेंगे तो हमें पानी अच्छा मिलेगा, है ना, रेन आएगी। डिफॉरेस्टेशन के बाद और कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें पानी की टंचाई महसूस होती है। वह है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लोक संख्या में बढ़ती हो जाना। मतलब अपने देश की संख्या जो है वह बढ़ती ही जा रही है, एंड पानी का कमी होने की वजह से यह भी एक कारण है, वजह है, पानी की कमी हमें महसूस होती है। वी मस्ट यूज वाटर रिसोर्सेस जुडिशियसली। तो हम अगर अपनी लोक संख्या बढ़ रही है, वनीकरण करने की जगह हम वनों की कटाई करते हैं, तो बारिश नहीं हो पाएगी, अच्छे से बारिश नहीं हो पाएगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा। तो आदि सब साइकिल को कंट्रोल में रखने के लिए हमें इस पानी का जो वापर है वह यूज बहुत ही विवेकतापूर्ण करना चाहिए, बुद्धि चातुर्य से करना चाहिए बाबा, कि चलो इसका यूज हम किस प्रकार से अच्छी तरह से कम मात्रा में पानी वेस्ट करके अपना उपयोग करके लिए, यह सोचते हुए पूरे बुद्धि चातुर्य से हमें पानी की सुरक्षा करना है, बचाव करना है ना, अपने जीवन में उपयुक्त करके लेना है। तो यह हुआ पानी का बचाव एंड पोल्यूशन हमें किस प्रकार से रोकना है। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा, हाँ ये वाटर पोल्यूशन का पिक्चर है। देखो इंडस्ट्रियल, जो भी बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रियल वाले ओनर्स रहते हैं, वो इंडस्ट्रियल का वेस्ट वाटर इस पानी में ऐसा छोड़ देते हैं, तो इसीलिए अपना पानी पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। एंड नाउ वी विल सी अबाउट द हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया। भारत देश में जहाँ कहाँ पर हाइडल पावर स्टेशन है वह है इस प्रकार से। हाइडल पावर स्टेशन पानी पे बंधे हुए पावर स्टेशन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जूम करते हैं तो हमें सभी वन बाय वन दिखाई देगी कि कौन से स्टेट में कौन सी जगह पर ऐसे पावर स्टेशन है। जूम करके आप इसे देख सकते हैं। एंड नाउ वी विल स्टडी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। वाटर इज नीडेड फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग। जैसे कि हमने देख लिया है, वाटर सभी ज़रूरतों के लिए ज़रूरतमंद है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। पृथ्वी पे जो मुख्य सोर्स है पानी का वह है रेन। द मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया आर कैनल्स, वेल्स एंड टैंक्स। उसके बाद मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो मुख्य स्रोत है इरिगेशन के, सिंचन स्रोत जिसे हम कहते हैं, वह है कैनल्स, वेल्स एंड टैंक्स। अ डैम इज कॉन्क्रीट एंड आयरन स्ट्रक्चर। डैम कैसे बनते हैं, तो कॉन्क्रीट से एंड आयरन से। तो वह बिल्ट टू कीप बैक रिवर वाटर एंड टू रेज इट्स लेवल। तो बैक रिवर मतलब नदी के पीछे वाला, जो नदी के पीछे जो वाटर रहता है हम उसको स्टोर कर सके नदी के बाद भी, एंड उसकी लेवल बढ़ा सके, इसलिए यह बंधा सकते हैं डैम। सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। कुछ डैम्स को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के नाम से जानते हैं, क्यों तो उससे डैम के ज़रिए हम कई सारे उद्देश्य सफल करते हैं, परियोजना बनाते हैं एंड वह सक्सेस भी करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट यूजेस। मतलब कई सारे उपयोग हम उस डैम से कर लेते हैं। द मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया आर द भाखरा नांगल डैम, द हीराकुड डैम, द दामोदर वैली प्रोजेक्ट। यह जो है सबसे मुख्य मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं अपने भारत देश के। सम पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एज दे हार्म द एनवायरनमेंट। तो कुछ लोग जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में खड़े भी रहे थे, बट क्यों, तो दे हार्म द एनवायरनमेंट। वह जो प्रोजेक्ट्स जब बनाते हैं तो अपनी एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को हार्मफुल होते हैं, हानिकारक लगते हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने इसका अगेंस्ट भी किया था। तो इस प्रकार से हमने आज यह अपना यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सच अ वे वी हैव कंप्लीटेड हियर चैप्टर। देन थैंक यू।